नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डायनेमिक डीके में। डेली न्यूज विद दिनेश कुमार के आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 जुलाई 2020 की इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। दोस्तों, आज की खबरें और वीडियो के लास्ट में कवर किए जाने वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले बात करते हैं आज के वीडियो के की अट्रैक्शंस के बारे में। हमारे आज के वीडियो में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन तथा नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन का जिक्र आया है, जिसे मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन के साथ स्लाइड्स में ही अलग कलर में हाईलाइट कर दिया है। तो इन्हें जानने के लिए आप वीडियो की स्लाइड्स को ध्यान से देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 के उद्घाटन के अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि भारत विश्व के पुनरुत्थान में प्रमुख भूमिका अदा कर रहा है और दुनिया की भलाई और खुशहाली के लिए आवश्यक सभी कार्य करने को तैयार है। श्री मोदी ने कहा कि विश्व के पुनरुत्थान और भारत के बीच स्वाभाविक संबंध है और इसमें दो घटकों का इस पुनरुत्थान में विशेष योगदान है। इसमें एक है भारतीय प्रतिभा और दूसरा है भारत की सुधार और पुनरुत्थान करने की क्षमता। श्री मोदी ने कहा कि भारत का लक्ष्य करुणा के साथ पुनरुत्थान करना है, जो पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों को स्थिरता प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के बारे में श्री मोदी ने कहा कि भारत इस दिशा में दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। पिछले 6 सालों में वर्तमान सरकार की प्रमुख उपलब्धियां गिनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने वित्तीय समावेशन, आवास और ढांचागत निर्माण, व्यापार करने में सुगमता और जीएसटी सहित सुदृढ़ कर सुधारों की दिशा में विशेष सफलता प्राप्त की है। उन्होंने कहा कि कृषि, एमएसएमई, रक्षा, अंतरिक्ष और औषधि क्षेत्रों में भारत में अनेक अवसर और संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने अंत में कहा कि इंडिया ग्लोबल वीक पंडित रविशंकर की 100वीं जयंती भी मना रहा है, जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य विश्व को समर्पित किया। पंडित रविशंकर जो हैं प्रसिद्ध वीणा वादक रहे हैं। इंडिया ग्लोबल वीक 3 दिन का वर्चुअल सम्मेलन है। इस दौरान विश्व भर के 30 देशों से के करीब 5000 प्रतिभागी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हमने कल की वीडियो में भी इसको बताया था। 75 से अधिक सेशंस के दौरान करीब 250 वक्ता इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। बढ़ते आगे, बात करते हैं कोविड-19 पर अपडेट की। स्वस्थ हुए व्यक्तियों की संख्या मरीजों की वर्तमान संख्या से 1.75 गुना अधिक है। देश में अभी तक कुल 4,76,378 व्यक्ति कोरोना वायरस से पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और इस महामारी से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.08% हो गई है। वर्तमान में देश में 2,69,789 रोगियों का उपचार चल रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया कि भारत में कोरोना वायरस का सामुदायिक फैलाव नहीं हुआ है, यानी कि इसकी कम्युनिटी जो ट्रांसमिशन है वो नहीं हुई है। मंत्रालय के अनुसार कुछ भौगोलिक क्षेत्रों में महामारी का स्थानीय प्रकोप हुआ है और अकेले 49 जिलों में 80% मरीज हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर मरीजों की संख्या 538 है। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार कुल आबादी में 60 से 74 जो एज ग्रुप है उसकी हिस्सेदारी 8% है और इस समूह में जो डेथ रेट है वो 39% है। प्रवक्ता ने कहा कि देश में 45 और 75 से ऊपर की आयु की जो समूह की हिस्सेदारी वो 26% है और इसी एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा डेथ हुई है। वैक्सीनेशन विकसित करने के प्रयासों के बारे में मंत्रालय ने बताया कि भारत में 2 कंपनियों को कोविड-19 के संभावित टीकों के लिए ह्यूमन ट्रायल करने उसके पहले और दूसरे चरण की अनुमति दी गई है और ये ट्रायल जो होंगे जल्दी शुरू होंगे। हमने पहले की वीडियोज़ में इसको बताया था कि कोवैक्सीन और उसके अलावा एक कंपनी और है जो कि इसके ट्रायल शुरू करने वाली है। कोविड-19 के वायु से संक्रमण की खबरों के बारे में हेल्थ मिनिस्ट्री ने बताया कि सरकार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इस पहलू से संबंधित जानकारी का अध्ययन कर रही है। अभी हाल ही में ये बात उठी थी कि क्या कोविड-19 जो है वो हवा से भी फैलता है कि नहीं फैलता। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सरकार को ये जानकारी मिली है कि कुछ रोगियों को रेमडेसिविर जो है उस जैसी औषधियाँ प्राप्त करने में कठिनाई आ रही है। मंत्रालय ने कहा कि भारत के औषधि नियंत्रक जो है उसने कंपनियों से कहा है कि वे लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन शुरू करें। कुल 1132 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच की अनुमति दी गई है। आईसीएमआर के अनुसार अभी तक 1,07,40,832 नमूने जो हैं उनकी जांच हो चुकी है। नेक्स्ट खबर की ओर बढ़ते हैं। भारत ने अमेरिका में केवल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए अध्ययन कर रहे F1 वीजा धारक विद्यार्थियों के बारे में जारी आदेश पर चिंता प्रकट की है। अभी हाल ही में यूएसए में एक आदेश जारी करके कुछ बात की गई थी। इससे बड़ी संख्या में विद्यार्थियों की वापसी की आशंका पैदा हो गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि भारत ने अमेरिका को अपनी चिंता से अवगत करा दिया है
उन्होंने कहा कि ये मामला विदेश कार्यालय स्तर के विचार विमर्श के दौरान विदेश सचिव द्वारा उठाया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने अमेरिका से कहा कि उसे शैक्षिक आदान प्रदान के महत्व को ध्यान में रखना चाहिए। भारत ने कहा कि दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्कों का भारत अमेरिकी संबंधों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। करतारपुर गलियारे को खोलने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में श्री श्रीवास्तव ने बताया कि करतारपुर साहिब के बारे में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता है और इस बारे में विभिन्न हितधारक जो हैं विचार विमर्श कर रहे हैं। नेक्स्ट खबर है, भारत और यूरोपियन यूनियन की जो 15वीं जो समिट है, शिखर बैठक, वो 15 जुलाई को होगी। ये जो बैठक होगी ये वर्चुअल तरीके से आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चार्ल्स माइकल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन जो हैं वो बैठक की संयुक्त रूप से अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीति, सुरक्षा, व्यापार, निवेश और आर्थिक क्षेत्र के सहयोग की समीक्षा की जाएगी। बैठक में कोविड महामारी से निपटने के उपायों तथा दोनों देशों के साझा वैश्विक हितों पर भी चर्चा होने की संभावना है। भारत और यूरोपीय संघ का जो 14वां शिखर सम्मेलन था, इससे पहले जो हुआ था वो 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो ये 15वां शिखर सम्मेलन है जो कि वर्चुअल तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाएगा। बात करते हैं वंदे भारत मिशन की। वंदे भारत मिशन के 4th फेज के तहत देश के 29 हवाई अड्डों से 637 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जा रही हैं। 8 जुलाई तक विदेशों के विभिन्न दूतावासों में भारत लौटने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले कुल 6,61,352 लोगों में से 5,80,000 लोग स्वदेश लौट चुके हैं। इनमें से 97,000 से अधिक जो लोग हैं वे भारतीय हैं जो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश से सड़क मार्ग से भारत लौटे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि स्वदेश लौटने के इच्छुक जितने ज़्यादातर जो भारतीय हैं वो खाड़ी देशों, मलेशिया और सिंगापुर से हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने आज कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमारात ने एक दूसरे के यहाँ फंसे अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का फैसला किया है। आवर्जन और नागरिकता से संबंधित वैध दस्तावेज रखने वाले सभी लोगों को इन उड़ानों के जरिए स्वदेश लौटने की अनुमति होगी। दोनों देशों के बीच 12 जुलाई से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित की जाएंगी और ये व्यवस्था जो होगी 15 दिन के लिए की गई है, जिसके बाद आवश्यकता के हिसाब से उस सिचुएशन की समीक्षा की जाएगी। अगली खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रीवा में 750 मेगावाट क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस परियोजना में सौर ऊर्जा उत्पादन की 3 इकाइयाँ हैं। केंद्र सरकार ने परियोजना के लिए 138 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। रीवा सौर परियोजना देश में अन्य सौर परियोजनाओं की तुलना में कम दरों में बिजली उपलब्ध कराने वाली पहली परियोजना होगी, जिसमें प्रति वर्ष कार्बन उत्सर्जन 15 लाख टन कम होगा। रीवा परियोजना ने देश विदेश में अपने विशाल ढांचे और अनूठे प्रयोगों के लिए अलग पहचान बनाई है। परियोजना को वर्ल्ड बैंक जो समूह है उसकी ओर से कहीं ना कहीं इनाम भी दिया गया था, पुरस्कृत किया गया था। दिल्ली मेट्रो को इस परियोजना से 24% बिजली मिलेगी। नेक्स्ट खबर है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में 6 नई पुलों का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है हमारा, उस द्वारा तैयार किए गए इन पुलों में से स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी। इन पुलों के बनने से यहाँ स्थानीय लोगों को राहत मिलेगी और समय पड़ने पर सेना के काफिले में भी काफिला जो होगा वो तेजी से आगे बढ़ पाएगा। 217 गांवों के लगभग 4 लाख लोगों को इस सड़क या पुल के निर्माण से सीधा लाभ पहुंचने वाला है। इन पुलों का निर्माण दुश्मन द्वारा निरंतर सीमा पर गोलीबारी के बावजूद समय पर पूरा कर लिया गया है। इनके निर्माण पर लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत आई है। इनमें से 4 पुल जो है वो अखनूर सेक्टर में और 2 जम्मू राजपुरा सेक्टर में बनाए गए हैं। पिछले महीने केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में सीमा सड़क संगठन द्वारा राजमार्ग निर्माण के लिए 1691 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी थी। अगली खबर है, छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा जिले में कल 25 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। ये उग्रवादी विभिन्न नक्सली घटनाओं में शामिल थे। यहाँ स्थानीय प्रशासन ने लोन वराटू नाम का एक अभियान चलाया हुआ है, जिसका अर्थ है घर वापस आएं। इस संदर्भ में अभी तक 53 नक्सली सरेंडर कर चुके हैं और कल 25 नक्सली सरेंडर हुए, जिनमें से 3 इनामी नक्सली हैं। इनके सरेंडर करने के बाद इस क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी और इलाके में शांति आएगी। आज की आखिरी खबर है, संस्कृति मंत्रालय ने नेशनल मैन्यूस्क्रिप्ट मिशन के अंतर्गत मंगोलियन कंजूर पांडुलिपियों के 108 खंडों के पुनर्मुद्रण की परियोजना शुरू की है। इस मिशन के तहत 5 खंडों का पहला सेट इस महीने की 4 तारीख को गुरु पूर्णिमा अर्थात
धम्मचक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भेंट किया गया। दोस्तों यदि आज की खबरें बात करते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स के बारे में। आज 10 जुलाई है। 10 जुलाई सन 1800 को भारत की ब्रिटिश सरकार ने उर्दू, हिंदी और भारतीय उपमहाद्वीप की अन्य स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। रिचर्ड वेस्ले इसके संस्थापक थे और ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारकों ने यहाँ से पढ़ाई की। 10 जुलाई 1806 को वेलोर म्यूटिनी हुई। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ भारतीय सिपाही द्वारा किए जाने वाले विद्रोह का पहला उदाहरण था। आगे चलकर सन 1857 में एक बड़ी क्रांति इनके खिलाफ हुई थी, लेकिन इससे पहले जो शुरुआत हुई थी वो 1806 में हुई थी। 10 जुलाई 1913 को अमेरिका की डेथ वैली में धरती का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। लगभग 56.7 डिग्री सेल्सियस तापमान था। 10 जुलाई 1962 को वर्ल्ड का सबसे पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट टेलस्टार जो है उसे अंतरिक्ष में छोड़ा गया। इसे अमेरिका, ब्रिटेन तथा फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था और इसने दुनिया की पहली लाइव टेलीविजन इमेजेस को प्रसारित किया। 10 जुलाई 1964 को बेंगलुरु यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 10 जुलाई 1965 को ग्वालियर में लड़कियों के प्रशिक्षण हेतु पहला एनसीसी कॉलेज शुरू हुआ। 10 जुलाई 1967 को न्यूजीलैंड ने न्यूजीलैंड पाउंड के स्थान पर नई मुद्रा न्यूजीलैंड डॉलर को अपनाया। 10 जुलाई 1971 को कोचीन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना हुई। उसके अलावा 10 जुलाई 1977 को योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजना की बजाय रोलिंग प्लान की अवधारणा लाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों ये थी आज की खबरें और स्टैटिक फैक्ट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर द वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू दोस्तों, बाय।